गुड मॉर्निंग बच्चों। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक अपना पेंडिंग था, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। सर क्या होता है, कैसे दिया जाता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइए, कंपनीज के अंदर जो कंपनीज को कंट्रोल करता है, कंपनी को चलाता है, उसके जो भी डिसीजन है वो लेता है, वो कौन लेता है साहब? डायरेक्टर्स लेते हैं। कौन लेता है साहब? डायरेक्टर्स लेते हैं। अब साहब सारा काम डायरेक्टर्स करते हैं तो उन्हें रेम्युनरेशन दिया जाता है। अब रेम्युनरेशन मतलब जिस तरह से हम सैलरी किसी को देते हैं, जिस तरीके से हम किसी को कमीशन देते हैं, उसी तरीके से डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन दिया जाता है। अब हमारा कंपनीज एक्ट 2013 हम एक लिमिट प्रोवाइड करता है साहब। क्या प्रोवाइड करता है? एक लिमिट प्रोवाइड करता है। लिमिट किस चीज की प्रोवाइड करता है? इस चीज की लिमिट प्रोवाइड करता है कि कोई भी कंपनी किसी भी डायरेक्टर को या सभी डायरेक्टर्स को मिलाकर मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकती है, कितना रेम्युनरेशन दे सकती है। तो साहब आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी कंपनी किसी भी डायरेक्टर को या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर को रेम्युनरेशन देगी तो उसकी लिमिट कितनी है एंड वो लिमिट कैलकुलेट कैसे होगी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। आइए जी लिखना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकती है साहब कंपनी? मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकती है साहब कोई भी कंपनी? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन यहां भी तकलीफ है सर। तकलीफ क्या है साहब? 11%, ठीक है, लेकिन कोई भी कंपनी में दो तरह की डायरेक्टर्स होते हैं, एक तो फुल टाइम डायरेक्टर, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर। एक तो फुल टाइम डायरेक्टर, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर। अब 11% में भी किसको कितना दिया जाए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो जी फर्स्ट देखते हैं। अगर किसी कंपनी में वन होल टाइम डायरेक्टर हो, ठीक है जी, प्लस पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हो, तो कंपनी कितना पे करेगी? होल टाइम डायरेक्टर को मैक्सिमम कितना दे सकती है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। एंड जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है उसको कितना दे सकती है? 1%। टोटल कितना दे पाएगी? 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। लो जी सर, पहला बात क्लियर हो गया। सर 11% से ऊपर नहीं दे सकते किसी कंडीशन में। उसमें मैंने पहला पढ़ा, अगर मान लो केवल होल टाइम एक डायरेक्टर एक है। भाई अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर कौन होता है। होल टाइम जो डे टू डे अफेयर संभालता है, पार्ट टाइम जो आता है डिसीजंस लेता है चला जाता है, ठीक है जी। दूसरा मान लीजिए कंपनी के अंदर क्या है, मोर देन वन होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर है, प्लस पार्ट टाइम डायरेक्टर है। तो इस केस में कितना दिया जाएगा? इस टाइम इस केस में दिया जाएगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। कितना हुआ सर? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। सर समझिए, अगर कंपनी में एक है तो उस एक को 5 मिलेगा। अगर कंपनी में दो डायरेक्टर हैं तो दोनों को मिलाकर 10% मिल सकता है। कंपनी में 3 है तो भी उन तीनों को बटेगा। कितना बटेगा मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों को मिलाकर नेट प्रॉफिट 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर मान लो 10 होल टाइम डायरेक्टर है तो भी सबका मिलाकर रेम्युनरेशन है वो टोटल 10% से ऊपर नहीं होगा। और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स उनके लिए क्या बोल रहा है सर? पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए बोल रहा है 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। मतलब दो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, तीन पार्ट टाइम डायरेक्टर है, चार पार्ट टाइम डायरेक्टर है, व्हाटएवर जितने भी पार्ट टाइम डायरेक्टर है सबको मिलाकर कितना मिलेगा? 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा। लो जी सर, तीसरा क्या बोल रहे हैं सर? यहां तक समझ में आ गई बात सर? अच्छा, अब मान लो किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं, होल टाइम डायरेक्टर है ही नहीं, नो होल टाइम या फुल टाइम एक ही बात है, ठीक है ना। और केवल क्या है? पार्ट टाइम डायरेक्टर है।
इस केस में क्या होगा जी, अब यहां है ही नहीं तो इनको कितना मिलेगा साहब, इनको तो मिलेगा ठेंगा, कुछ ही नहीं मिलेगा। उस केस में भाई होल टाइम डायरेक्टर कंपनी में नहीं है तो पार्ट टाइम डायरेक्टर की इज्जत बढ़ गई ना, सब बढ़ गई। तो अब इनको कितना मिलेगा, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। कितना मिलेगा, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा। मतलब टोटल कितना मिला, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसके अलावा कोई कंडीशन हो नहीं सकती। देखो, क्या तो ये कंडीशन होगी, क्या ये कंडीशन होगी, या ये कंडीशन होगी, चौथी कंडीशन हो नहीं सकती। ठीक है जी, तो इस केस में इतना ही रेमुनरेशन मिलेगा, इससे ऊपर रेमुनरेशन नहीं मिल सकता। मैक्सिमम सेकंड वाली कंडीशन उसमें कितना मिल सकता है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट मिल सकता है। आप लिख रहे हो मेरे साथ, ठीक है ना। चलो जी, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब मुझे फिर से एक चीज का मतलब सीखना पड़ेगा। सर ये नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सर ये नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, तो उसका मतलब ही सीख लेते हैं। यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। सर नेट प्रॉफिट का मतलब तो वही होता है ना जो इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी, जो हमारा हम कंपनी एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, वही होता है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। जरा वो देख लें कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए जी समझने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फिर इसका हम एक एग्जांपल भी करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैलकुलेट मैनेजरल रेमुनरेशन, पर्टिकुलर अमाउंट। दो कॉलम बना लीजिए। आइए जी, हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। सब ग्रॉस प्रॉफिट तो सिंपल आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है सर। ठीक है जी, ये आ गया। चलो जी, ऐड ऐड ऑल इनकम्स, ऑल इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ऐड सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, एक ही बात। मतलब अगर कोई सब्सिडी मिली है तो वो भी हम इनकम का पार्ट मानेंगे। लेस क्या करेंगे सर, जरा देखते हैं लेस क्या होगा। लेस जरा देखिए, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो जी, और क्या लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, लेकिन हमारे विडम्बना है कि हमारा कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन अलग तरीके से कैलकुलेट करता है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग तरीके से कैलकुलेट करता है, तो कई बार डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ हम कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एज पर कंपनीज एक्ट वाला, एज पर कंपनी एक्ट वाला। लो सर, ये बात भी समझ में आ गई। और सर क्या लेस करेंगे, जरा देखिए। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस माइनस कर। लो जी सर, तो डायरेक्टर फीस क्या होती है बेटा, रेमुनरेशन के अलावा जो वो मीटिंग्स करते हैं उन सब के लिए जो पेमेंट किया जाता है वो डायरेक्टर फीस होती है। जो आएगा उसे हम बोल देंगे नेट प्रॉफिट फॉर टू कैलकुलेट मैनेजरल रेमुनरेशन। चलो जी सर, इसमें नया क्या है, ये तो सिंपल है, ये तो हमको भी याद था, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। तो सर मैं एक काम करता हूं, मैं आपको वो चीजें लिखा दूं जो इंक्लूड नहीं करेंगे। गॉट इट, लिखो। नॉट नंबर 1, फॉलोइंग इनकम्स आर नॉट कंसिडर, आर नॉट कंसिडर। सर किस किस को कंसिडर नहीं करेंगे, जरा देखिए। फर्स्ट हम किसको कंसिडर नहीं करेंगे, आराम से, प्रीमियम। सर ये तो हमें पता है सर, प्रीमियम सब बेसिक चीजें पता होती हैं। ठीक है जी, जो नॉर्मली हम करते हैं वही होता है। प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन, प्रीमियम के डिस्काउंट होगा ना यहाँ पर, हाँ, नुकसान होगा ना, फायदा हो गया ना। डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंशियल। लो जी, अगर डिस्काउंट मिला तो फायदा हुआ, अगर बाय द वे ये P&L में लिखा है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स।
इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। सर ये क्या आफत है? ये आफत ये है, ये आफत ये है कि साहब कंपनी को कोई कुछ असेट्स बेचती है तो उससे प्रॉफिट होता है, उसमें से जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है वो कंसिडर नहीं करेंगे। ये मैं आपको कैलकुलेट कराऊंगा अभी वर्किंग नोट के अंदर, रुक जाइए एक बार। ये हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा सभी इनकम हम कंसिडर करेंगे। तो सर नोट नंबर 2, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर। सर किस किस को कंसिडर नहीं करेंगे, जरा फर्स्ट समझिए आराम से। मान लो कैपिटल नेचर लॉस दे रखा है, कैपिटल नेचर लॉस दे रखा है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड, सर मैं मैनेजरियल रेम्युनरेशन कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर बाय द वे क्वेश्चन में मैनेजरियल रेम्युनरेशन P&L में दे रखा है तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन। थर्ड, ट्रांसफर रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, सर इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। अरे बेटा ये तो सब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आते हैं सब चीजें, ठीक है जी। सर इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। जरा और देख लें किसको कंसिडर नहीं करेंगे। आइए जी, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिख लो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। सर और किसको कंसिडर नहीं करेंगे, जरा देख लेते हैं। आइए जी, ये भी हो गया। उसके बाद सर और क्या बच गया सर, देख लेते हैं एक बार जरा। इनकम टैक्स, हाँ ये रह गया ना, वॉलंटरी कंपनसेशन, वॉलंटरी कंपनसेशन, वॉलंटरी कंपनसेशन, वॉलंटरी कंपनसेशन, पे टू एम्प्लॉय, पे टू एम्प्लॉय। लो जी सर, ये हमारे एक्सपेंस है जो हम लेस नहीं करेंगे। सर इसके अंदर सब समझ में आ गया, बस एक कैपिटल नेचर को छोड़कर। तो जरा एग्जांपल समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, प्लीज एकदम आराम से समझिए। मैंने कोई एक एसेट्स परचेज करी, मैंने एक एसेट्स परचेज करी। सर कितने की परचेज करी? मैंने वो एसेट्स परचेज करी 1000 की, ठीक है। अभी आज से 5 साल पहले परचेज करी थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन लगा। आज उसकी बुक वैल्यू मतलब WDV कितनी हो गई? डेट मीन मान लीजिए उनकी बुक वैल्यू हो गई 700। इट्स ओके, कोई तकलीफ की बात नहीं है। उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 700 हो गई। अब जब मैंने उसे सेल किया, अब जब मैंने उसे सेल किया, अब जब मैंने उसको सेल किया और मैंने उसको सेल कर दिया 1200 में, 1200 में। अब सिंपल सी बात है, जरा देखिए, ये तो मेरे कोई काम ही नहीं आएगा, गंदा, ठीक। काम तो ये आएगा WDV 700, भाई बुक वैल्यू 700, बेचा 1200 में, 1200 में बेचा, उसकी बुक वैल्यू कितनी? 700, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का? 500 का। मानते हो भाई, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू में डिफरेंस लेते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट क्या बोलता है? इस 500 को भी तोड़ो, इस 500 को भी तोड़ो। वो क्या बोलते हैं? प्रॉफिट अप टू कॉस्ट, प्रॉफिट अप टू कॉस्ट क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट अप टू कॉस्ट। सर प्रॉफिट अप टू कॉस्ट मतलब प्रॉफिट अप टू कॉस्ट, मतलब सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू कैपिटल प्रॉफिट, इज इक्वल टू, खाली यही है, ये आपके पूरे अकाउंट्स में कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बकवास दे रखा है लेकिन ठीक है। सेल वैल्यू कितनी? 1200, कॉस्ट कितनी? 1000, कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ? 300, ठीक है जी। और प्रॉफिट अप टू कर दो, प्रॉफिट मोर देन कॉस्ट लिख लो, प्रॉफिट मोर देन कॉस्ट कर लो, प्रॉफिट मोर देन कॉस्ट, मोर देन कॉस्ट, ये हो गया। और प्रॉफिट अप टू कॉस्ट कितना हुआ सर, जरा देखिए, कॉस्ट माइनस WDV कितना हुआ सर? 100 माइनस 1000 माइनस 700, यहाँ पर कितना आ गया? ऊपर 200 आ गया, ठीक है जी, ऊपर 200 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 300 आ गया, ठीक है जी। और ये आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। और ये कौन सा कहलाएगा?
आपका रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट तो आपको 500 हो गया, लेकिन इसमें कॉस्ट से ऊपर वाला प्रॉफिट, कॉस्ट से ऊपर वाला प्रॉफिट, कॉस्ट से ऊपर वाला प्रॉफिट, कॉस्ट से ऊपर वाला प्रॉफिट क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसको हम पीडीएल में कंसीडर नहीं करेंगे और रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा कंसीडर किया जाएगा। फिर समझो 500 का प्रॉफिट हुआ सर, अरे 500 में से, अरे 500 में से जितना प्रॉफिट कहाँ, जितना प्रॉफिट कॉस्ट से ऊपर का है, कॉस्ट से ऊपर का 200 का प्रॉफिट है, उसे हम कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे और मैंने कॉस्ट का पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आई सर? मैंने क्या किया, मैंने वो ट्रांजेक्शन हटा दिए जो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे। देखो सर मैंने क्या किया, जीपी को बेस लिया। अच्छा सर इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं सर, कैसे, नेट प्रॉफिट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं बेटा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि पिछले 5-7 अटेम्प्ट से नहीं आया, लेकिन अब इसकी वेटेज बढ़ गई है, तो प्लीज इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है, आई एम वेरी सीरियस, तो प्लीज कर लेना इस कॉन्सेप्ट को ढंग से। चलो जी, इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं सर, कैसे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरल रेम्युनरेशन। तो इसमें कॉलम बन जाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट। आइए जी, अगर मैं नेट प्रॉफिट का बेस लूं तो बेटा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वही इनकम टैक्स वाला फंडा, जो जो आइटम्स, जो जो एक्सपेंस माइनस नहीं होने चाहिए थे, जो जो एक्सपेंस माइनस नहीं होने चाहिए थे आपने माइनस कर दिए। अरे यार हमने पीडल बनाया तो हमने लिख दिया टू इनकम टैक्स, लिख दिया साहब, गलत लिखा ना। तो अब उल्टा करो, जो जो एक्सपेंस माइनस नहीं होने चाहिए थे उन्हें क्या कर दो, वापस ऐड कर दो। तो ऐड क्या क्या करें सर, पहला इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिख दो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, वो जो मैंने नोट में लिखा है सब आ जाएंगे यहाँ पर, इनकम टैक्स, ऐड डायरेक्टर रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन, ऐड प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है जी। ऐड वॉलंटरी पेमेंट टू एम्प्लॉइज, वगैरह वगैरह। लेस सर, लेस क्या कर देंगे जरा देखिए, लेस क्या कर देंगे, लेस क्या कर देंगे सर, जरा देखिए सर, लेस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सर हम कैपिटल प्रॉफिट, हटा देंगे ना, लेस मतलब हटा देंगे, जो प्रॉफिट, जो इनकम हमने गलती से जोड़ दी उसे हटा देंगे, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट्स, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर लेस हो जाएंगी। कुछ और होगा, जैसे कि बात करें हम प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, डिस्काउंट ऑन redemption of डिबेंचर एंड प्रेफरेंस। लो सर, ये मेरा काम हो गया। जो आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, जो आएगा उसे हम क्या बोल देंगे सर, उसे बोल देंगे नेट प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरल रेम्युनरेशन। लो सर, सर अब इसका एक एग्जांपल करा दो ताकि वो याद हो जाए। आइए जी, छोटा सा मासूम सा एग्जांपल। हाँ, क्या बोलते हैं साहब, आपका बाय बैलेंस बीडी दिया हुआ है, किसका सर, पेंडल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, मेरे कोई काम नहीं आता, गंदा, छोड़ दो। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया सर, अभी मेरा जीपी हो गया। लो जी, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, अलाउड है, अलाउड इनकम है, चलो जी इस तरफ आओ। एडम एक्सपेंसेस अलाउड है, हाँ जी है। डायरेक्टर फीस अलाउड है, हाँ जी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अलाउड है,
मैनेजरियल रेम्युनरेशन हमारा खर्चा नहीं माना जाएगा। सर क्यों नहीं माना जाएगा? बिकॉज 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 ये तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अरे ये तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो साहब ये आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसको हम कॉस्ट उसका हमारे प्रॉफिट में से लेस नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन फिक्स अच्छी बात है। प्रोविजन फॉर टैक्स ना गंदी बात, जीआर गंदी बात, इन्वेस्टमेंट रिजर्वेशन रिजर्व कोई भी रिजर्व हो सब हटा देंगे। लो जी सर, मतलब क्या क्या माइनस करेंगे सर? एक दो नहीं, एक दो और तीन, तीन ट्रांजेक्शन लेस होंगे, चौथा ट्रांजेक्शन लेस होगा। आइए जी, क्लोजिंग बैलेंस से मुझे मतलब नहीं है। लेकिन 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 डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ कंपनी एक्ट 2013 वाज 5,75,000। अब देखो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है? 5,22,000 है, लेकिन यहाँ कितना है? 5,75,000 है। कितना है? 5,75,000 है। तो 5,75,000 है, तो अब क्या करें? हम कौन सा कंसिडर करेंगे? 575 वाला कंसिडर करेंगे। ये आर इक्वल टू कैलकुलेट मिनिमम मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजमेंट रेम्युनरेशन एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया कैसे क्या करना है, मैं खाली कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो साहब अब लिखेंगे, देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर पर्पज ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। मैं केवल अमाउंट अमाउंट लिख रहा हूँ। देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? 4025,365 आया। सब्सिडी रिसीव हमारी इनकम होती है, हाँ सर होती है। सब्सिडी कितनी आ जाएगी? आपको सिस्टमेटिक करना भी, मैं स्पीडली कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा, ठीक है ना। 925, चलो जी ये भी हो गया। अब क्या क्या हटा देंगे सर? हटा दो। एक तो एडम एक्सपेंस हटा देंगे सर, कितना हटा देंगे? 822,542 हटा देंगे सर, अच्छी बात है। और क्या हटा देंगे सर? और सर हम डायरेक्टर फीस भी हटा देंगे। ये भी मतलब हटा देंगे, मतलब ये खर्चा मानते हैं हम, डायरेक्टर फीस खर्चा मानते हैं सर। कितना मानते हैं? 134,780। लो जी सर ये भी मानते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मानते हैं, ऑब्वियस मानते हैं सर, ये भी खर्चा मानते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इसे भी खर्चा मानते हैं सर। कितना मानते हैं? 31,240। ठीक है जी सर, ये हो गया। रेम्युनरेशन मानते नहीं, डेप्रिसिएशन मानते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट वाला मानेंगे। तो कंपनीज एक्ट वाला कितना है सर? 575,345। लो जी सर, ये सब माइनस कर देंगे और कुछ भी माइनस नहीं होगा, सिंपल सा है। जरा देखिए कितना आएगा? 4025,365 प्लस 273,925 माइनस क्या करें? एक तो 822,542, एक 134,780 माइनस 31240 माइनस 575,345। कितना आ गया सर? 27,383। लो जी सर ये आ गया। अब रेम्युनरेशन कितना दे सकते हैं? अब मैं तीनों कंडीशन बता दूं। फर्स्ट कंडीशन, 1 होल टाइम डायरेक्टर प्लस पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, तो कितना दे सकते हैं? 3 कितना? 5%, तो इनको, और प्लस 1% इनको ऑफ नेट प्रॉफिट, तो कितना दे सकते हैं? 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। इस केस में कितना दिया जाएगा? टोटल की बात कर रहा हूं मैं, 27,35,383 मल्टीप्लाई बाय 6%, कितना आएगा जरा देख लो, इंटू 6%, 164,123। चलो जी सेकंड, क्या दे रखा है? मोर देन 1 होल टाइम डायरेक्टर, मोर देन 1 होल टाइम डायरेक्टर प्लस पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो कितना दे सकते हैं? इनको दे सकते हैं हम 10% और इनको दे सकते हैं हम 1%। तो टोटल कितना होगा? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। चलो जी, अब इसको हम टोटल करें, आप सब साथ में कर रहे हो मेरे, ठीक है ना। तो टोटल करें तो कितना आएगा? 27,35,383 इंटू 11%, कितना है जरा देख लेते हैं। 27,35,383 इंटू 11%, 30,0892। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई। आइए सर थर्ड वाला करते हैं।
थर्ड, नो होल टाइम डायरेक्टर प्लस केवल पार्ट टाइम डायरेक्टर से डायरेक्टर से, वो चाहे एक हो चाहे कितने भी हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा, टोटल कितना हो गया 3% ऑफ नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना आएगा जरा देख लो, 27,35,383 इंटू 3%, 27,35,383 मल्टीप्लाई बाय 3%, 82061। ये सब आप रेमुनरेशन दे सकते हैं। ये तो मैनेजर रेमुनरेशन की कहानी होगी। अब एक तकलीफ होगी सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कुछ कंपनियां कई सालों तक, कुछ कंपनियां कई सालों तक पता है किस में रहती है, लॉस में रहती है और सही में रहती है। अब बताओ, अगर मुझे पता है कि मुझे उस कंपनी में प्रॉफिट तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी, अगर मुझे पता चले कि कंपनी से मुझे प्रॉफिट तभी मिलेगा, रेमुनरेशन तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट में आई, तो पता है मैं क्या करूंगा, उस कंपनी में जाऊंगा ही नहीं, मैं काम ही नहीं करूंगा। जेन्युइन चीज है, क्योंकि मुझे, अरे भाई मैं उस कंपनी का सेठ थोड़ी हूँ, मालिक थोड़ी हूँ, मैं तो हूं तो एक प्रकार से एम्प्लॉय, हाँ डायरेक्टर हूँ लेकिन हूं तो एम्प्लॉय की तरह ही। तो अब सब यहाँ तकलीफ हो गई। यहाँ तकलीफ क्या हो गई सर, कि सब अगर कोई ऐसा कंडीशन लगता है तो हम उस कंपनी में काम करना ही पसंद नहीं करेंगे जो कंपनी लॉस में चल रही है। इसीलिए शेड्यूल सेकंड के हिसाब से एक मिनिमम रेमुनरेशन डिसाइड किया गया कि, सॉरी मैक्सिमम रेमुनरेशन डिसाइड किया गया कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो उनको इतना रेमुनरेशन दिया जा सकता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है या प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, सफिशिएंट मतलब जो हमने कैलकुलेट किया उतना प्रॉफिट नहीं होता है, तो सब उनको इतना रेमुनरेशन दिया जा सकता है। सब कितना रेमुनरेशन दिया जाएगा अगर कंपनी लॉस में है तो सब कितना दिया जाएगा जरा देख ले। डिपेंड करता है उनकी कैपिटल पर, किस पर, इफेक्टिव कैपिटल पर, किस पर, इफेक्टिव कैपिटल पर। तो सर इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है जरा आप सीख लेंगे, लेकिन पहले समझ तो ले। आइए जी, ये यहीं देख लो, इसको टिक लगा लो, यहीं से पढ़ लेना, खाली खत्म बात। अगर मान लो कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 5 करोड़ से कम है या नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब यस बैंक की कैपिटल हो गई साहब, बर्बाद हो गई बेचारी कंपनी, ठीक है, नेगेटिव या फिर 5 करोड़ से कम, नेगेटिव या 5 करोड़ से कम, तो फिर कितना रेमुनेशन दे सकती है कंपनी, ये मैक्सिमम में कितना दे सकती है, 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए एक नहीं, सबको मिलाकर कितना दे सकती है, 60 लाख रुपए। बेटा बहुत होते हैं, टेंशन की बात नहीं है। कंपनी की कैपिटल 5 करोड़ है लेकिन 100 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ से कम है, तो कितना दे सकती है, 84 लाख रुपीज दे सकती है। और कंपनी 100 करोड़ से ऊपर और 250 करोड़ से कम इफेक्टिव कैपिटल रखती है तो कितना दे सकती है, मान लो 120 लाख रुपए दे सकती है। सर कितना दे सकती है, 120 लाख रुपए दे सकती है। चलो जी, और अगर मान लो 250 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी है तो साहब अब कितना दे सकती है, 120 लाख, 120 लाख, 120 लाख में 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे सकती है, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। क्या मतलब हुआ, मान लो कंपनी की कैपिटल कितनी है, 300 करोड़, ठीक है सर, तो अब कितना दे सकती है, 120 लाख तो देगी देगी, प्लस 300 करोड़ में से 250 करोड़ माइनस कर देगी, और उसका मतलब जो भी 250 से ऊपर होगा उसका कितना देगी, 0.01%, 0.01%। तो कितना हुआ सर, 50 इंटू 0.01%, 300 माइनस 250 इंटू 0.01%, कितना है, पॉइंट प्लस 120 लाख, कितना आया, 120.005 दे सकती है। इतने रुपए का वो डोनेशन, सॉरी रेमुनेशन दे सकती है। अब सर मतलब बताओ इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है, सर वो भी तो पता होना चाहिए, कि जब तक इफेक्टिव कैपिटल का मतलब पता नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं चल सकता। लो जी सर, इफेक्टिव कैपिटल का मतलब समझते हैं, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। आइए, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, आपके क्वेश्चन इसी का ही आता है, इफेक्टिव कैपिटल, पर्टिकुलर अमाउंट, पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगी, ठीक है, एड रिजर्व एंड सरप्लस। लो जी, एड रिजर्व एंड सरप्लस, क्या जी, एड रिजर्व एंड सरप्लस, एड डिबेंचर्स। इफेक्टिव कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म पैसा,
जो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में, जो कैपिटल एम्प्लॉयड, अरे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं सिखा गया एफएम के अंदर, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस इक्विटी से कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वही तो है सेम का सेम। लो जी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लो जी सर सेम हो गया, लेकिन इसमें से कुछ चीजें माइनस कर देंगे। सर पहला नाम तो मुझे पता है क्या, लेस डीआर बैलेंस ऑफ पी एंड एल, सर डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस कर देंगे, सर पता है मुझे। और लेस एक चीज और करेंगे, ये नया है, लेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कॉमा डिवेंचर्स पीटीसी। लो जी सर ये माइनस कर दिया, जो बचेगा उसे हम क्या बोल देंगे, इफेक्टिव कैपिटल बोल देंगे, इफेक्टिव कैपिटल बोल देंगे। लो जी सर ये काम भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है सर। एग्जांपल करा दो जरा जल्दी से, आइए जी। जो मैं टिक लगा रहा हूँ खाली वही पढ़ने का, बाकी मत पढ़ना इस किताब के अंदर चाहिए, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बकवास दे रखी है, ठीक है ना। अरे सर एक नोट तो लिखाना ही भूल गया मैं सर, बातों बातों में बताओ सर क्या नोट रह गया, चलो जी आओ जी एक नोट लिख लेते हैं छोटा सा। हमने इन्वेस्टमेंट माइनस की है ना, लेकिन इन केस ऑफ, लिखो इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसे धंधा यही है, अरे वो धंधा यही करती है कि लोगों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स हो गए सिंपल लैंग्वेज में। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी वी नॉट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन, नॉट को अंडरलाइन कर देना, नॉट को, विद नॉट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर्स एक्सेट्रा। लो जी सर मेरा काम हो गया। सर एक एग्जांपल करा दो जल्दी से, आइए जी एग्जांपल में चलते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, जो है उसी से काम चला लूंगा, आइए जी। मैं यही कर लेता हूँ। हाँ बैलेंस शीट दे रखी है, अथॉराइज एग्जांपल नंबर कौन सा है सर ये तो बताइए जल्दी से आप। एग्जांपल नंबर है 2 वाला, इलिस्ट्रेशन 2 है 4.43 पर 23 पर, ठीक है जी आइए जी। अथॉराइज बकवास, इफेक्टिव कैपिटल 15 लाख जोड़ लेंगे, कैलकुलेटर पे करते जाओ, 15 लाख ऐड 96 लाख कर लेंगे, ऐड 96 लाख कर लिए, ठीक है जी। शेयर सस्पेंस अकाउंट भी जोड़ेंगे, ये भी हमारा एक प्रकार से कैपिटल का ही पार्ट होता है, 20 लाख हो गया, ठीक है। अब देखो यहां तक बात समझ में आ गई, एक सेकंड में थोड़ी सी गड़बड़ कर गया, शेयर सस्पेंस नहीं पार्ट होगा, अभी शेयर सस्पेंस नहीं होगा, अभी तक शेयर इशू नहीं हुए ना, वापस करते हैं स्टार्टिंग से, 15 लाख प्लस 96 लाख यहाँ तक हो गया, ठीक है जी। शेयर सस्पेंस पार्ट होगा नहीं, कैपिटल रिजर्व, बेटा रिवोल्यूशन रिजर्व कभी भी हमारे पार्ट नहीं होता, मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, नोट लिख भी लेना वहां पर, रिवोल्यूशन रिजर्व कभी भी इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस, इसमें प्लस 45,000 कर लो, इंपॉर्टेंट लगा लेना, प्लस 45,000 कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम के 50,000 जोड़ लो, ठीक है। डिबेंचर्स के 65 लाख जोड़ लो, अच्छी बात है। पब्लिक डिपॉजिट है 370 का, तो पब्लिक डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म ही होती है, 370 हो गया, लो जी सर यहाँ तक कर लिया। कैश क्रेडिट लॉन्ग टर्म नहीं होता है, हटा दो, 345 भी कंसिडर मत करो, शॉर्ट टर्म होता है। अगला क्या, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लेस कर दो, लेस 75 लाख एंड लेस क्या कर दो, 15,25,000 कर दो, लो जी सर कितना आ गया, 90 लाख 40,000 आ जाएगा, देखो 90,40,000 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो सेम का सेम रहेगा, बस ये 75 लाख यहाँ पर रिड्यूस नहीं होंगे, वहाँ पर रिड्यूस नहीं, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सर, एकदम क्लियर हो गई। अब सर ये दो ही टॉपिक मुझे डिस्कस करने थे, इसके अंदर 3 का इलिस्ट्रेशन आप कर लोगे। अब नेक्स्ट में आइए आप डिविडेंड वगैरह की कहानी में। अब देखो ये मैं आपको पढ़ाता, लेकिन अब आपकी शायद ये चीज़ें मॉड्यूल में उसमें लॉ में ऐड हो गई हैं, तो लॉ में ऐड ऑन हो गई है, तो मैं टाइम खराब नहीं करूँगा। ये सब कंपनी कितना रेमुनेशन मैक्सिमम डिविडेंड दे सकती है, तो इसमें 3 कंडीशंस थी कि हम पिछले 3 साल का एवरेज ले सकते हैं, मैक्सिमम 10% दे सकते हैं। अच्छा
किस कंडीशन में, अगर मान लो कंपनी को इस साल प्रॉफिट ना हो तो कंपनी पिछले साल से डिविडेंड दे सकती है, लेकिन 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप लॉ में पढ़ लेना, मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा आपके साथ। लेकिन 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 जैसे ये हो गया क्वेश्चन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, इसके क्वेश्चंस आप थ्योरी नहीं करके जाएंगे हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप थ्योरी करके नहीं जाएंगे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस सारे करके जाओगे, इलिस्ट्रेशन एग्जांपल सारे होने चाहिए अकाउंट्स, एक भी एग्जांपल नहीं छूटना चाहिए, सारे एग्जांपल्स करके जाओगे, इलिस्ट्रेशंस करके जाओगे, थ्योरी मैंने जितनी पढ़ाई है उतनी ही पढ़ लेना, ठीक है जी। सर ये बड़े वाले क्वेश्चंस करके जाने हैं क्या? हाँ, अब इनके आने के चांसेस बढ़ गए हैं, पहले नहीं आते थे क्योंकि अकाउंट्स का कोर्स आपको बहुत कम हो गया है, तो इसमें इनके चांसेस ऑफ एग्जाम एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई हैं, एग्जाम में आ सकता है। 7th वाले इलिस्ट्रेशन छोड़ देना, बकवास है, बहुत लंबा दे रखा है, इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं आएगा, ठीक है। 7th वाला नहीं, 7th वाला, हाँ 7th वाला मत करना, करना चाहो तो कर लेना, इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं आता है। फिर आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बाकी आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने, ठीक है जी। इतना ही है, बाकी एग्जाम्पल्स कोई भी नहीं छोड़ोगे, सारे करने हैं, बहुत सिंपल है, हो जाएंगे। ओके बाय बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है आज वाला, ये पूरा पूरा करके जाओ एग्जाम से पहले। गॉट इट, बाय बाय।